Assalamu alaikum. Welcome to today's tutorial. सॉरी, इस ट्यूटोरियल में हम इन्फिनिट पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और इसके अलावा हम फिनिट पोटेंशियल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम करेंगे और एट द एंड हम स्टेप पोटेंशियल से रिलेटेड टॉपिक करेंगे, क्योंकि वो आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स में नहीं था, तो वो इसलिए मैं इस ट्यूटोरियल में कवर करूँगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो इन्फिनिट पोटेंशियल वेल से रिलेटेड है। इसमें एक हमें वेवलेंथ दी हुई है लाइट की, और हमें ये कहा हुआ है कि ये लाइट कब इमिट होती है, जब n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होती है, किसमें एक इन्फिनिट स्क्वायर वेल में। हमने क्या करना है, स्क्वायर वेल की विड्थ कैलकुलेट करनी है, राइट। हमें ये पता है कि एक इन्फिनिट पोटेंशियल वेल की जो एनर्जी है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। इस फार्मूला में मैंने h यूज़ किया हुआ है। कुछ जगहों पे आपने देखा होगा या कुछ लोगों को शायद कन्फ्यूजन होती है कि h बार के साथ फार्मूला होता है, तो ये दोनों फार्मूलाज इक्विवेलेंट हैं। जो h बार के साथ होता है वो आई थिंक h बार स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर होता है। यानी अब n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन हो रही थी, तो n इज इक्वल टू 1 की ये एनर्जी होगी, राइट, और n इज इक्वल टू 2 की ये एनर्जी होगी। मैंने क्या किया, सिंपली इसमें n की वैल्यू 1 पुट किया और इसमें n की वैल्यू r2 पुट किया। इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1, वो 3h स्क्वायर ओवर 8ml स्क्वायर आ जाएगा। और जो फोटॉन है उसकी एनर्जी क्या होती है, hc ओवर लेमडा, राइट। तो अब जो फोटॉन की एनर्जी है वो इन दोनों के एनर्जी लेवल का, इन दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस के इक्वल थी, तो इसलिए हमने इनको इक्वेट कर दिया और ये इक्वेशन आ गई। आपको L कैलकुलेट करना है, L को आप एक साइड पर ले जाएं और बाकी आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एक्सप्रेशन बनता है। इस एक्सप्रेशन में आप लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है 694.3 नैनोमीटर। h की वैल्यू पुट करेंगे, c स्पीड ऑफ लाइट है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि इधर हमें गिवन था कि ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन पोटेंशियल वेल, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यूज़ करेंगे और ये सारी वैल्यूज़ आप प्लग इन करेंगे तो ये आपके पास इन्फिनिट पोटेंशियल वेल की विड्थ आ जाएगी। क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 में यह है कि पार्टिकल इन एन इन्फिनिट स्क्वायर वेल हैज़ एन इनिशियल वेव फंक्शन एज एन इवन मिक्सचर ऑफ फर्स्ट टू स्टेशनरी स्टेट्स। फर्स्ट टू स्टेशनरी स्टेट्स कौन सी थी, एक n इज इक्वल टू 1 वाली, जिसको मैंने साई 1 से लिखा है, और n इज इक्वल टू 2 वाली, जिसको मैंने साई 2 से लिखा है। और इवन मिक्सचर क्या होगा, इस पर इवन मिक्सचर का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान प्लस साइन है। ऑड के लिए क्या होगा, इधर नेगेटिव साइन आ जाएगा। एक तो हमने इसको नॉर्मलाइज करना है, क्या मतलब कि हमने ये जो ए कोफिशिएंट है ये फाइंड करना है, और उसके अलावा हमने ये बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी एनर्जी की वो क्या होगी, और इस वेव फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी क्या होगी, और जो एवरेज एनर्जी की वैल्यू आएगी वो E1 और E2 के कंपेरेबल कितनी होगी, राइट। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये अपने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पड़ी होगी कि हम साई स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो साई मॉड स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो 1 के इक्वल आता है। अब साई क्या है आपके पास, ये था, और ये उसका कम्प्लेक्स कंजुगेट है, राइट। ये ए जो है ये कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, तो इसलिए मैंने इस पर भी स्टेरिक लिखा है। और साई मॉड स्क्वायर किसके इक्वल होगा, साई और साई स्टेरिक का मल्टीपल, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास साई मॉड स्क्वायर का। और अब मैंने इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट दिस, इस जगह पे डी एक्स भी आएगा, एक्चुअली वो मैं लिखना भूल गया। और इसको इंटीग्रेट
करें तो ये एक्सप्रेशन 1 के इक्वल आना चाहिए, राइट। और आप लोगों का जो असाइनमेंट का क्वेश्चन 1, आई थिंक क्वेश्चन 1 का जो लास्ट पार्ट है उसमें आपने ये चीज़ प्रूव करनी है एक्चुअली, बट उसमें स्टैरिक नहीं है कि साई 1 स्टैरिक और साई 2 को इंटीग्रेट करें तो dx होगा ऑफ कोर्स इसमें भी और इसमें भी, कि इन दोनों को आप इंटीग्रेट करें तो 0 आता है और आप इन दोनों को इंटीग्रेट करें तो 1 आता है। ये आप लोग कैसे चेक कर सकते हो कि फॉर एन इन्फिनिट पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ ए, लेट से साई 1 स्टैरिक और साई 1 दोनों इक्वल होंगे, वो इसके इक्वल होंगे, साई 2 स्टैरिक और साई 2 इसके इक्वल होंगे। आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि साई 1 स्टैरिक और साई 2 स्टैरिक को मल्टीप्लाई करके इनको इंटीग्रेट करें तो ये 0 आएगा। अब यही चीज़ आप क्वेश्चन 1 में भी करोगे क्योंकि साई 1 स्टैरिक और साई 1 एक्चुअली इक्वल होते हैं, और इसी तरह से आप ये भी वेरीफाई कर सकते हो, राइट। और ये आप लोगों ने शायद किया होगा कि अगर साई 1 है हम उसका मॉड स्क्वायर लेके 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करें तो 1 आता है, और सिमिलरली फॉर साई 2 ये साई 1 है तो n1 था और साई 2 में n2 है, तो एनी हाउ इसकी इंटीग्रेशन 1 के इक्वल आ जाएगी, इसकी 0 के इक्वल, इसकी 0 के इक्वल और इसकी भी 1 के इक्वल, और ये इन सब का सम जो है वो 1 के इक्वल है। तो लेफ्ट साइड पे क्या बचा था, एक a का मॉड स्क्वायर और इसकी जगह 1 आएगा, इसकी जगह 1, तो 1 + 1 और ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इससे आपके पास जो a आएगा वो 1/√2 होगा, राइट। और बी पार्ट में हमने एनर्जीज कैलकुलेट करनी थी, तो अब आपका जो वेव फंक्शन था उसमें मैंने a की जगह 1/√2 लिख दिया है, राइट। और अगर इस तरह का वेव फंक्शन हो आपके पास तो हम क्या करते हैं कि तो अगर इस तरह का वेव फंक्शन है जो दो वेव फंक्शन का सम हो, तो ए और बी जो हैं इसमें नॉर्मलाइज्ड कोफिशिएंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ साई 1 क्या होगी, ए मॉड स्क्वायर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ साई 2 क्या होगी, बी मॉड स्क्वायर। इसमें सबसे पहले हम इनको नॉर्मलाइज करते हैं जिस तरह हमने पार्ट ए में किया, और वंस हम नॉर्मलाइज कर लें तो इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको हम मॉड स्क्वायर करें तो वो साई 1 की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, और इसके साथ जो कोफिशिएंट है उसका मॉड स्क्वायर लें तो साई 2 की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, राइट। और अब इसमें साई 1 के साथ जो इन दोनों के साथ कोफिशिएंट है वो सेम है, राइट, और इसका हम स्क्वायर लें तो 1/2 आएगा। तो इस वजह से n = 1 स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, n = 2 स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। इसको हम सुपर पोजिशन भी कहते हैं कि जो साई है वो साई 1 और साई 2 की सुपर पोजिशन में है, मतलब दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। अब क्योंकि साई 1 की प्रोबेबिलिटी हाफ है, ओके, सो अब E1 क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा, और E2 क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा, मतलब n, राइट। और अब क्योंकि साई 1 की प्रोबेबिलिटी हाफ है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी। इसी तरह साई 2 की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है तो E2 की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, हाफ होगी। अब हमने एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे करेंगे कि आपको उनकी वेटेज पता है या प्रोबेबिलिटी पता है सॉरी, तो हम प्रोबेबिलिटीज़ को कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उन सब का सम कर दें तो आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो P1 E1 + P2 E2 हमने कर दिया, और इस तरह से आपके पास इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो ये आपके पास एवरेज एनर्जी आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, π²/4ma², और ये क्या हो जाएगा, π²h²/4ma², ये होगा, और ये होगा π²h²/ma²। इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास 5
5 बाय ये नहीं आता एक्चुअली, ये आता है मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये 5 नहीं आता बल्कि आएगा 5/4 m² होगा एक्चुअली। यानी अब आप लोग ये चेक कर सकते हैं, इसमें मैं जो LMS पे अपलोड करूँगा उसमें मैं ये करेक्शन करके भेजूँगा, लेकिन आप लोग खुद भी चेक इसको ऐड कर सकते हैं, राइट। इसको मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, राइट, ओके। ये हमने देख लिया, राइट। और अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 3 में स्टेप पोटेंशियल से रेलेवेंट है। स्टेप पोटेंशियल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक इंसिडेंट वेव होती है जो लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रही होती है, और एट एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जो स्टेप है वो चेंज हो जाता है, जिसे हम स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। तो कुछ जो इंसिडेंट वेव का कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो कि कितना पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट हुआ है और कितना पोर्शन ट्रांसमिट हुआ है, उसको हम उसके उसके रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट से देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इसके इक्वल होता है, इसमें जो K1 है, K1 आपके पास आता है श्रोडिंगर इक्वेशन जो रीजन 1 में की श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, मतलब जो लेफ़्ट साइड पे होती है, और K2 होता है जो राइट साइड वाली श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, मतलब जो स्टेप पोटेंशियल वाला पोर्शन होता है रीजन 2, ओके। और अब इसमें आपको ये ऑलरेडी फार्मूला पता होगा, राइट। इसी तरह आपको ये भी पता है कि R और T को सम करें तो 1 आता है। अगर आपको R का एक्सप्रेशन पता है तो आप T का एक्सप्रेशन क्या होगा, इज इक्वल टू 1 माइनस R होगा, राइट, ओके। तो और इस केस में E इज़ ग्रेटर देन V0 है, राइट। तो अब रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स आपको पता है, राइट। और आपको K1 और K2 का एक्सप्रेशन भी पता होगा, क्योंकि K1 ये इसके इक्वल होगा, ये वो वाला, ये लेफ़्ट साइड वाला रीजन होता है रीजन 1 जिसमें पोटेंशियल 0 होता है, और जिसमें नॉन ज़ीरो होता है उसमें K2 होता है और उसका ये एक्सप्रेशन होता है, राइट। अब पहले हम K1 कैलकुलेट करते हैं। K1 किसके इक्वल होगा, ओके, K1 इसके इक्वल है, राइट। इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने C से मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसको C से मल्टीप्लाई किया तो ये 2mc² E ओवर h कट C बन गया। अब इसमें मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है। 2 एज इट इज़ आ गया, mc² आ गया मैस ऑफ प्रोटॉन की रेस्ट मैस एनर्जी, वो 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और E हमें एनर्जी गिवन थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो मैंने 40 पुट कर दिया। और h कट C की जो वैल्यू है उसको हम कन्वर्ट करें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फर्मी मीटर में, तो वो इसके इक्वल आती है, राइट। लाजमी नहीं है कि आप पेपर में भी ये यूज़ करें या क्विज़ेस वगैरह में, आप इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ भी यूज़ करें और तो आपके पास आंसर सेम आएगा। ये तो जस्ट मैंने अपनी आसानी के लिए यूज़ की है, तो आप किसी भी यूनिट्स में वैल्यू प्लग इन कर सकते हैं, कंसिडरिंग के आप सबके सेम यूनिट्स यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैस किलोग्राम में पुट कर रहे हैं, तो बाकी तीनों चीज़ें हैं उनके यूनिट्स भी फिर आप सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में ही पुट करेंगे। तो क्योंकि मैं इधर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर रहा था तो इसलिए इसको मैंने मॉडिफाई किया, राइट। तो ये 1.388 आ गया। यानी अब लाइक आप इस तरह से करो या किसी और तरह से भी करो, अगर आप सही तरह से कर रहे हो तो आपके पास आंसर यही आएगा, राइट। h कट C की इस यूनिट्स में वैल्यू इसके इक्वल होती है। सिमिलरली अब K2 कैलकुलेट करना है आपने तो K2 इसके इक्वल था, आपको काइनेटिक एनर्जी 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन थी,
और स्टेप पोटेंशियल का साइज़ क्या था 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका स्टेप साइज़ था, तो ई माइनस वी नॉट क्या आ जाएगा 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल, राइट। और बाकी वैल्यूज़ वही होंगी और एट द एंड आपके पास K2 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब R के अंदर आपने K1 और K2 की वैल्यू प्लग इन करनी है, तो आपके पास R की वैल्यू ये आ जाएगी, और चूँकि T1 माइनस R होता है और T ये आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोटॉन्स के लिए R की वैल्यू ये आई है और T की वैल्यू ये आई है, राइट। इसके पार्ट बी में क्या था कि अगर हम प्रोटॉन के बजाय क्या करें, इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दें, तो क्या रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी। और अब इस केस में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के लिए बाकी सब कुछ तो सेम होगा, बट सिंपली हम मैस ऑफ प्रोटॉन की जगह मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। इसका क्या मतलब है कि इधर mc² में जो हम रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ प्रोटॉन पुट कर रहे थे, उसके बजाय हम क्या करेंगे, रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। और रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बाकी सारी चीज़ें इसी तरह करके सिर्फ इस 938 की जगह 0.51 पुट करेंगे, तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो K1 की वो इलेक्ट्रॉन के लिए होगी। और सिमिलरली इसमें भी mc² की जगह आप 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आपके पास इलेक्ट्रॉन की, आपके पास K1 और K2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। K1 की वैल्यू ये होगी और K2 की वैल्यू ये होगी जब आप इलेक्ट्रॉन के लिए mc² की जगह 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट करेंगे, राइट। और इससे आपके पास अब जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का फार्मूला है उसमें K1 और K2 पुट करें तो ये आ जाता है, और T कैलकुलेट करें तो वो इसके इक्वल आ जाएगा, राइट। तो अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन के लिए R और T की वैल्यू आई है, प्रोटॉन के लिए भी यही वैल्यू आई थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर एक स्टेप पोटेंशियल है, उसमें एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, दो डिफरेंट पोटेंशियल हैं, एक में इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक में प्रोटॉन जा रहा है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो दोनों के रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स सेम होंगे। दैट मीन्स कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मैस पे डिपेंड नहीं करते एक्चुअली। तो इसमें आप एक और तरीके से भी शो कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मैस के इंडिपेंडेंट है। वो कैसे कि आपको ये पता है फार्मूला कि R इज़ इक्वल टू K1 माइनस K2 का स्क्वायर ओवर K1 प्लस K2 का स्क्वायर, राइट। आप इसमें K1 की वैल्यू पुट करें, K2 की वैल्यू पुट करें, इधर भी पुट करें, तो इधर भी एक √2m वाला फैक्टर होगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो वो आप कॉमन लेके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। तो द लास्ट सेंटेंस इज़ कि आप इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि R जो है वो डिपेंड नहीं करता मैस पे, और चूँकि T इज़ इक्वल टू 1 माइनस R है, जब R नहीं डिपेंड करता तो ऑफकोर्स T भी नहीं करेगा। तो यू कैन शो के ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स मैस पे डिपेंड नहीं करते, राइट। उसके बाद हम आते हैं फिनिट स्क्वायर वेल पे, क्योंकि फिनिट स्क्वायर वेल उन लेक्चर वीडियोस में कवर नहीं था जो सर ने आपके साथ शेयर की थी, तो इसलिए मैंने ये इस ट्यूटोरियल में इस टॉपिक को इंक्लूड कर लिया ताकि आप इससे फेमिलियर हो जाएं और जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड वो करने में आसानी हो आपको, राइट। इवन तो वो लेक्चर वीडियोस में नहीं था ये टॉपिक कवर्ड, बट जो सर ने आपसे चैप्टर शेयर किए थे जो इन टॉपिक से रेलेवेंट हैं बाइज़र वाली बुक के और सर्वे वाली बुक के, तो वो उनमें ये टॉपिक
कवर्ड है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उन बुक से लाजमी ये टॉपिक पढ़ें। मैंने ये ट्यूटोरियल बनाते हुए उन्हीं 2 बुक से हेल्प ली है, बट इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो शायद यूज़फुल हों आपके लिए। फिनिट स्क्वायर वेल क्या होता है कि हाँ, आपको ये पता है कि सॉरी कि जो एक इन्फिनिट पोटेंशियल वेल है वो प्रैक्टिकली रियलाइजेबल नहीं है। वो इसलिए है कि कोई भी आप जितनी मर्जी पोटेंशियल वेल, इन्फिनिट पोटेंशियल वेल की हाइट बना लें, तो उससे ज़्यादा एनर्जी किसी भी पार्टिकल होगी तो वो उस पोटेंशियल वेल से एस्केप कर जाएगा। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली रियलाइजेबल नहीं है, इसलिए हम फिनिट पोटेंशियल या फिनिट स्क्वायर वेल या फिनिट स्क्वायर पोटेंशियल वेल को स्टडी करते हैं। अब इसमें क्या है कि इस तरह का आपके पास एक वेल है जिसकी विड्थ 0 to L, उसकी विड्थ L है, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और L तक जा रही है, और उससे पहले और उसके बाद में 2 डिफरेंट रीजन्स 1 और रीजन 3 में क्या है कि जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है U। तो इसका क्या मतलब है कि L के बाद ये थ्रू आउट एट टुवर्ड्स द एंड पोटेंशियल U रहेगा, और सिमिलरली इसमें लेफ़्ट साइड पे भी थ्रू आउट आगे पोटेंशियल U ही रहेगा, राइट। तो और इनसाइड द वेल जो भी पार्टिकल है उसकी एनर्जी ई है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है ऑफ मास m, राइट। तो ये 3 डिफरेंट रीजन्स हैं, राइट। अब इनसाइड द वेल आपको पता है कि U 0 है, राइट। तो उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी, वो ये श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, राइट। और अब आप इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी लिख सकते हो, राइट। और ये जो 2m ओवर h कट स्क्वायर का फैक्टर है, इसको मैंने k स्क्वायर के इक्वल सपोज किया है, तो एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उसका सॉल्यूशन जस्ट इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो उसका सॉल्यूशन इसके इक्वल होगा, मतलब ये होता है, सॉरी, उसका सॉल्यूशन ये होगा। और ओके, और अगर इस अब इन 2 रीजन्स में हमने वेव फंक्शन कैलकुलेट करना है तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले हम रीजन 1 में देखते हैं। अब चूँकि रीजन 1 में पोटेंशियल कांस्टेंट है U, तो उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन ये होगी, और इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, राइट। इस तरह की आपने इक्वेशन स्टेप पोटेंशियल के केस में भी देखी होगी। और अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेट अल्फ़ा की इक्वल मैंने इक्वेट किया है, तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसमें ये नोट करने की चीज़ है कि अल्फ़ा स्क्वायर है वो एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि U इज़ ग्रेटर देन E। पोटेंशियल वेल के अंदर पार्टिकल होगा तो E ऑफ कोर्स U से कम ही होगा, राइट। और U इज़ ग्रेटर देन E, तो अल्फ़ा स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल की पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर के इसके इक्वल है, राइट। और सिमिलरली रीजन 3 के लिए भी आप इसी तरह का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उसकी भी श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, राइट। और ये अल्फ़ा स्क्वायर भी सेम होगा उसके लिए, तो बस जस्ट उसके कोफिशिएंट्स मैंने डिफरेंट कर दिए हैं F और G, राइट। अब ये डिफरेंट कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, शुरू में A और B आए थे, इसमें C D F और G आ रहे हैं। तो ये एंड पे हम देखेंगे कि इन कोफिशिएंट्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव फंक्शन आ गए हैं आपके पास, राइट। और हाँ, इसमें एक और चीज़ है, ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें क्या है आपके पास, ये माइनस के स्क्वायर है, राइट। और इसमें क्या है आपके पास, ये एक पॉजिटिव नंबर है। अगर ये पॉजिटिव नंबर हो तो फिर जो आपके पास सॉल्यूशन आते हैं वो इस फॉर्म में आते हैं, राइट। और अगर नेगेटिव नंबर हो तो फिर साइन और कोसाइन की फॉर्म में आते हैं, राइट।
अब आपके पास रीजन 1 और रीजन 3 के वेव फंक्शन आ गए हैं, बट हमें अभी ये नहीं पता कि ये ठीक है या नहीं। हमें ये पता है कि जो वेव फंक्शन है वो हर जगह पे फिनिट होना चाहिए, राइट। मतलब किसी जगह पे उसे इन्फिनिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपने स्टेप पोटेंशियल में भी पढ़ा होगा, राइट। तो अगर x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ये चीज़ e रेज़ फॉर माइनस अल्फा x इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, राइट। और अगर x इन्फिनिटी को अगर इसमें माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करा था तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी, और अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ये चीज़ इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, राइट। और साई 1 चूँकि लेफ़्ट साइड पे था, राइट। और ओके, अब ये हमारे पास साई 1 है। अब x चूँकि माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये वाली जो टर्म है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी इसके लिए, तो इसलिए हम d को 0 कर देते हैं। और सिमिलरली रीजन 3 में क्या था, अब रीजन 1 माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था और रीजन 3 प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। तो इसमें अगर हम प्लस इन्फिनिटी पुट करें तो ये जो टर्म है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, इसलिए हम f को भी 0 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेव फंक्शन है वो फिनिट होना चाहिए, राइट। तो अब जो सिंप्लीफाइड वेव फंक्शंस हैं ये इस कंडीशन के बाद वो हमारे पास ये आ जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास वेव फंक्शन आ गए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है, राइट। किस किस चीज़ की बाउंड्री कंडीशन है? आपने एक कंटिन्यूटी ऑफ वेव फंक्शन चेक करनी है और दूसरी कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन। और चूँकि हमारे पास दो बाउंड्रीज़ हैं, एक x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू l पे, तो हम इन दोनों पोजीशंस पे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा? साई 1 ऑफ 0 इज इक्वल टू साई 2 ऑफ 0। क्योंकि आप इधर देखें तो इस बाउंड्री पे ये दो वेव फंक्शन कंटिन्यूस होने चाहिए और इस पे साई 2 और साई 3 और सिमिलरली इनके डेरिवेटिव भी। तो साई 1 ऑफ 0 इज इक्वल टू साई 2 ऑफ 0, और आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, राइट। और जब हम x इज इक्वल टू l चेक करें, x इज इक्वल टू l पे करेंगे तो साई 2 और साई 3 को इक्वल होना चाहिए एट l, और साई 2 में आप x की जगह l पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा, राइट। और साई 3 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास कंटिन्यूटी ऑफ वेव फंक्शन से दो इक्वेशन आ गई हैं और दो इक्वेशन मज़ीद होंगी जो उसके डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी से आएंगी। तो सबसे पहले हम इनका डेरिवेटिव ले लेते हैं तीनों का, तो ये डेरिवेटिव आ जाएंगे सिंपल। इसमें डेरिवेटिव वाले रूल्स अप्लाई किए होंगे जो किए हैं मैंने, जो जिनसे आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, राइट। अब हमने वेव फंक्शन के जो डेरिवेटिव है उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l, राइट। और एट x इज इक्वल टू 0 क्या हो रहा है? एट x इज इक्वल टू 0 क्या होना चाहिए कि साई 1 का डेरिवेटिव और साई 2 का डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, और x की जगह आप क्या पुट करोगे? 0। वो पुट करने से आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी? अल्फ़ा सी इज इक्वल टू के ए, राइट। और x इज इक्वल टू l पे आप क्या करोगे? इसी तरह साई 2 के डेरिवेटिव में और साई 3 के डेरिवेटिव में l पुट करके इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, राइट। अब आपके पास क्या है कि टोटल 4 इक्वेशंस आ गई हैं जो बाउंड्री कंडीशन से आई हैं, राइट। इनको मैंने नंबर दे दिया 4, 5, 6 और 7। इक्वेशन 4 और 6 को आप देखें तो क्या है कि c इज इक्वल टू बी है और अल्फ़ा c इज इक्वल टू के है। तो मैं c की जगह b लिख सकता हूँ इसमें, और b को मैं a की फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट। आप इसका इन्वर्स भी कर सकते हैं एक्चुअली कि a को b की फॉर्म में लिख लें या b को a की फॉर्म में लिख लें। वो मैं किस लिए कह रहा हूँ कि इधर इसमें b है और इसमें b है, इसको फिर मैं रिप्लेस कर दूँगा ताकि
ये वाला इस इक्वेशन की लेफ़्ट साइड और इस इक्वेशन की लेफ़्ट साइड जो है वो दोनों में से ए या बी की फॉर्म में आ जाए, मतलब या ये दोनों इन दोनों की लेफ़्ट साइड ए की फॉर्म में हो या दोनों की लेफ़्ट साइड बी की फॉर्म में हो। अब मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन 5 और 7 को डिवाइड किया और ये जो बी की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, राइट। और ऊपर इस न्यूमरेटर से भी मैं ए कॉमन ले सकता हूँ, डिनोमिनेटर से भी, तो ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसको मज़ीद क्या से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आप इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम ले लें, तो इधर जो अल्फ़ा होएगा जो उसका एलसीएम होगा और जो इधर होएगा उसका एलसीएम में वो दोनों कट जाएंगे, तो एवेंचुअली आपके पास ये आ जाएगा। ये सिंपल अलजेब्रा है, तो इससे तो आई थिंक आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि इसमें मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, अल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई किया है और -1 को इससे, तो ये एक्सप्रेशन आ गया है मेरे पास। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया कि कॉज से डिवाइड कर दिया लेफ़्ट और राइट साइड पे, राइट। ओके, डिवाइड करने के बाद जो एक्सप्रेशन आया है वो ये आया है। इसको मज़ीद आप सॉल्व करें तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, राइट। अब आपको अल्फ़ा की वैल्यू पता है वो ये थी जो हमने शुरू में अज्यूम की थी, राइट, और के की वैल्यू ये थी। अब मैं इसमें अल्फ़ा और के की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास इस तरह की इक्वेशन आएगी और इसमें एच बार और एच बार स्क्वायर हो जाएंगे और वो इन दोनों से कट जाएगा। इसमें आप इनको कॉमन ले सकते हैं ना, राइट। और ये अंडर रूट 2m और ये अंडर रूट 2m मल्टीप्लाई होकर 2m हो जाएगा, और इधर से ऊपर से भी आप कॉमन ले लें, मतलब 2m जो होगा वो इससे कट जाएगा, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगा, राइट। अब ये एक सिंगल इक्वेशन है और एक इसमें सिंगल अननोन है। सिंगल अननोन कैसे है, आपको पोटेंशियल की हाइट पता होगी या उसकी डेप्थ, हाइट या डेप्थ कुछ भी कह लो, डेप्थ कह लेते हैं, ओके। सो उसकी आपको डेप्थ पता होगी, राइट, और उसकी विड्थ आपको पता होगी जो एल है, जो पार्टिकल इसके अंदर है उसका मैस पता होगा, तो आपके पास एनर्जी आ सकती है। बट ये एक सिंपल इक्वेशन नहीं है जिसको आप एनालिटिकली सॉल्व कर सको, एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है जिसे आप न्यूमेरिकली या ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो। तो वो एक्चुअली इस कोर्स के लिए आई थिंक हम इससे ज़्यादा आगे इसको नहीं करेंगे और इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन थी जो मैंने आपको ईमेल की है, उसमें मैंने मेंशन किया था, राइट। तो नहीं, आई डोंट नो मैंने मेंशन किया या नहीं, एनी तो ये आपके पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करो तो आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा, और चूँकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो जो भी आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा वो एन पे भी डिपेंड करेगा, राइट। बट फॉर द टाइम बीइंग हम वो नहीं कर रहे, राइट। और हाँ, एक और चीज़, वो क्या कि जो कोफिशेंट्स थे एक्चुअली जो हमने शुरू में अज्यूम किए थे psi 1 psi 2 और psi 3 में, कौन कौन से कोफिशेंट थे, एक था सी था, जी था और ए और बी थे। वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आप एक्चुअली वंस आपके पास अल्फ़ा और के की वैल्यूज़ आ जाएं, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी तो ओके लेट मी चेक, ओके आपके पास सी और बी है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, बी और ए, और आप एक, हाँ, एक आपके पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वाली भी इक्वेशन है। तो इनको आप यूज़ करते हुए इनके कोफिशेंट्स निकाल सकते हैं, बट अभी इस कोर्स में आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की कोई चीज़ होगी एक्चुअली, बट आप निकाल सकते हैं इन प्रिंसिपल, आप
निकाल सकते हैं, राइट। ओके, तो अब आपको ये पता है एक्चुअली कि इनसाइड द वेव, इनसाइड द पोटेंशियल वेल जो वेव फंक्शन था वो साइनोसॉइडल था, या मतलब कॉज की फॉर्म में था, बट वेव फॉर्म थी उसकी। और रीजन 1 और रीजन 3 में जो वेव फंक्शन था वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग था, राइट। तो ये मैंने कुछ ड्रा किए हैं एक्चुअली, साई 1, साई 2 और साई 3 को। ये बाइजर की बुक में भी उसने ड्रा किए हुए हैं। और इसको हम पेनिट्रेशन लेंथ कहते हैं, ये जितना वो डिके हो रहा है। पेनिट्रेशन लेंथ को हम इस तरह से एक्चुअली डिफाइन करते हैं, नॉट एग्जैक्टली इतनी तो नहीं होगी जितनी मैंने इधर ड्रा की हुई है, बट आप कर सकते हो। आप बाइजर से पढ़ोगे आई थिंक, नहीं सर्वे में आई थिंक, हाँ सर्वे में है, तो सर्वे से आप पढ़ेंगे तो या इसका आपको आइडिया हो जाएगा एक्चुअली। और लास्टली अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे जो आपकी असाइनमेंट में है। तो और सर्वे में जो है उसने अप्रॉक्सीमेट किया हुआ है जो पोटेंशियल वेल, इनफिनिट पोटेंशियल वेल को इनफिनिट पोटेंशियल वेल की एनर्जी से अप्रॉक्सीमेट करें तो इधर एक हम एक्स्ट्रा फैक्टर डालते हैं डेल्टा का, राइट। तो ओके, हाँ, तो ये एक्स्ट्रा फैक्टर कैसे आया कि अब इस साइड पे भी डेल्टा होगा, इस साइड पे भी डेल्टा होगा, राइट। तो और ये इसकी लेंथ है एल। तब अब आप क्या अज्यूम कर रहे हो कि एक बड़ा सा इन्फिनिट वेल है, उसकी वाल इधर से माइनस डेल्टा से स्टार्ट हो रही है और दरमियान में ये उसकी लेंथ एल है और इधर तक उसकी लेंथ प्लस डेल्टा पे एंड हो रही है, उसकी विड्थ सॉरी। तो उसकी टोटल जो विड्थ हो जाएगी वो माइनस डेल्टा से प्लस डेल्टा तक है, तो टोटल जो उसकी विड्थ हो जाएगी वो L+2 डेल्टा हो जाएगी। तो इस तरह से आप उसकी एनर्जी को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो, और डेल्टा क्या होगा वो इसके इक्वल होगा। और ऑफ कोर्स ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, बट ये उसी केस में वर्क करती है जब ई जो है एक्चुअली वो यू से काफ़ी छोटा हो। और आप बुक से पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। और अब हम असाइनमेंट के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। और क्वेश्चन 1 और 2 ये क्वेश्चन इजी हैं एक्चुअली, आई थिंक आप में से ज़्यादातर लोगों ने कर लिए होंगे, बट स्टिल आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा था जो क्वेश्चन 2 इस ट्यूटोरियल में हमने किया था, उसमें मैं कह रहा था कि वो क्वेश्चन 1 का सी पार्ट है, बट एक्चुअली वो क्वेश्चन 3 का सी पार्ट है, सॉरी। ओके, और सिमिलरली अब ये भी हो जाएगा, ये सिंपल स्टेप पोटेंशियल से रिलेटेड है। और हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लोगे, राइट। ये आप बुक से देख के कर सकते हैं, राइट। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो अप्रॉक्सीमेशन गिवन है वो आप अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे तो इसका भी पार्ट हो जाएगा, बट इस क्वेश्चन में आप लोग अप्रॉक्सीमेशन नहीं यूज़ कर सकते, तो यू हैव टू मेंशन कि आप क्यों नहीं यूज़ कर सकते, राइट। और हाँ, और ओके अभी हाँ, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे ईमेल कर लें और आई विल ट्राई कि मैं आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकूं। ओके, अल्लाह हाफिज़।